नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज नेट पर। एक ऐसा देश जिसे दुनिया शांति, साफ हवा, खूबसूरत पहाड़ों, झीलों और बेहतरीन लाइफस्टाइल के लिए जानती है, वही देश आज एक ऐसे संकट से गुजर रहा है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से उसकी नींव को धीरे-धीरे खोखला कर रहा है। न्यूजीलैंड में न तो युद्ध चल रहा है, न कोई राजनीतिक अराजकता है, न ही किसी बड़े आर्थिक पतन की सुर्खियां हैं। फिर भी वहां से हर दिन सैकड़ों लोग चुपचाप अपना घर छोड़ रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ न्यूजीलैंड की कहानी है, तो याद रखिए, भारत से भी हर साल लाखों युवा बाहर जा रहे हैं। फर्क बस इतना है, न्यूजीलैंड छोटा है, इसलिए दिख रहा है। भारत बड़ा है, इसलिए छुपा हुआ है। पिछले 12 महीनों में करीब 73,000 न्यूजीलैंड नागरिक हमेशा के लिए देश छोड़ चुके हैं, यानी रोजाना लगभग 200 लोग। अब जरा इस नंबर को समझिए। न्यूजीलैंड की कुल आबादी सिर्फ 5 मिलियन से थोड़ी ज्यादा है। ऐसे में हर दिन 200 लोगों का जाना कोई छोटी खबर नहीं। यह ऐसा है जैसे हर साल एक मीडियम साइज शहर देश से गायब हो रहा हो। और सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि लोग जा रहे हैं, बल्कि यह है कि यह कोई एक साल की कहानी नहीं। यह ट्रेंड कई सालों से लगातार चल रहा है, बिना रुके, बिना पलटे। आंकड़े बताते हैं कि देश छोड़ने वालों में 1/3 से ज्यादा युवा हैं। 18 से 30 साल की उम्र के लोग, वही लोग जो किसी भी देश की रीढ़ होते हैं, वही लोग जो टैक्स देते हैं, स्टार्टअप बनाते हैं, नई टेक्नोलॉजी अपनाते हैं और सिस्टम को आगे धकेलते हैं। और जब यही उम्र वर्ग सबसे पहले बाहर निकलने लगे, तो वह माइग्रेशन नहीं, अलार्म होता है। पिछले एक दशक में कुल मिलाकर 4 लाख से ज्यादा कीवी नागरिक न्यूजीलैंड छोड़ चुके हैं। अब जरा सोचिए, 4 लाख लोग, यानी एक पूरा बड़ा शहर। अब सवाल उठता है, ये लोग जा कहां रहे हैं? क्या ये अमेरिका जा रहे हैं? क्या यूरोप जा रहे हैं? क्या पूरी दुनिया में फैल रहे हैं? नहीं, इनका ज्यादातर रुख सिर्फ एक दिशा में है, और वह है ऑस्ट्रेलिया। और यही वो जगह है जहां कहानी सिर्फ माइग्रेशन की नहीं रह जाती, बल्कि सिस्टम बनाम सिस्टम की हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दुनिया के उन गिने चुने देशों में हैं जहां 2 अलग अलग राष्ट्र होने के बावजूद लोगों का आना जाना लगभग बॉर्डरलेस है। सिर्फ पासपोर्ट उठाइए और आप ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। सालों बाद परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप तक का रास्ता खुला रहता है। न कोई लंबा वीजा ड्रामा, न अनिश्चितता। और ऊपर से भाषा वही, संस्कृति वही, खेल वही, मीडिया वही, लाइफस्टाइल वही। माइग्रेशन का मानसिक डर लगभग शून्य। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि लोग सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पड़ोसी देश जाना आसान है, तो आप कहानी का सबसे अहम हिस्सा मिस कर रहे हैं। असली खेल भावनाओं का नहीं, अर्थव्यवस्था का है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी न्यूजीलैंड से लगभग 5 गुना बड़ी है। उसकी इकोनॉमी कहीं ज्यादा विविध है, रिसोर्स बेस बड़ा है, सर्विस सेक्टर मजबूत है, और सबसे अहम बात, सैलरी और अवसर दोनों ज्यादा हैं। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहर सिर्फ शहर नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोसिस्टम है, जहां फाइनेंस, टेक, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और रिसर्च के बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद हैं। जहां करियर सिर्फ जॉब नहीं, सीढ़ी बन जाता है। और यही वो चीज है जिससे न्यूजीलैंड जूझ रहा है। क्योंकि छोटे मार्केट में बड़े सपने बेचने की एक लिमिट होती है। बड़ी यूनिवर्सिटीज, ग्लोबल रैंकिंग में ऊपर बैठे संस्थान, ज्यादा रिसर्च फंडिंग, ज्यादा इंडस्ट्री कनेक्शन, ये सब ऑस्ट्रेलिया को एक नेचुरल मैग्नेट बना देता है, खासकर उन युवाओं के लिए जो सिर्फ आराम नहीं, ग्रोथ चाहते हैं। यही वजह है कि पढ़ाई के लिए जाने वाला स्टूडेंट, नौकरी के लिए जाने वाला नर्स, इंजीनियर या आईटी प्रोफेशनल एक बार ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर अक्सर लौटता ही नहीं। और यही क्लासिक ब्रेन ड्रेन है। देश टैलेंट तैयार करता है, सब्सिडी देता है, एजुकेशन सिस्टम बनाता है, लेकिन उसका फायदा किसी और की इकोनॉमी को मिल जाता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, माइग्रेशन हमेशा 2 तरफा होता है। ऑस्ट्रेलिया से भी लोग न्यूजीलैंड आते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वे क्यों आते हैं। ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई लोग न्यूजीलैंड घूमने, रिटायर होने, लाइफस्टाइल एंजॉय करने या प्रॉपर्टी में निवेश करने आते हैं। वे घर खरीदते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में प्रोडक्टिव जॉब्स, इंडस्ट्री या लॉन्ग टर्म इनोवेशन नहीं लाते। उल्टा कई बार हाउसिंग प्राइस और महंगी हो जाती है, और लोकल लोगों के लिए घर खरीदना और मुश्किल। अब इस पूरी तस्वीर में एक और लेयर जोड़िए। न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे अलग थलग विकसित देशों में से एक है। भौगोलिक रूप से खूबसूरत, लेकिन आर्थिक रूप से महंगा। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज्यादा, सप्लाई चेन पर भारी निर्भरता,
और जैसे ही ग्लोबल सिस्टम में झटका लगता है, उसका असर यहाँ ज्यादा तेज महसूस होता है। न्यूजीलैंड एक बड़ा फूड एक्सपोर्टर है। दूध, मीट, डेयरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बेचता है। लेकिन विडंबना देखिए, वही खाना अपने ही देश के लोगों के लिए महंगा हो जाता है, क्योंकि कीमतें इंटरनेशनल मार्केट तय करती हैं, जबकि सैलरी लोकल प्रोडक्टिविटी से बंधी होती है। और जब इन दोनों के बीच अंतर बढ़ता है, तो आम लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ने लगता है। नतीजा यह होता है कि न्यूजीलैंड दुनिया के महंगे देशों में गिना जाता है, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर कई दूसरे विकसित देशों से पीछे रह जाती है। अब तुलना करिए ऑस्ट्रेलिया से, वहां भी महंगाई है, लेकिन सैलरी और करियर ग्रोथ उस महंगाई को बैलेंस कर देती है। और यहीं से माइग्रेशन एक चॉइस नहीं, बल्कि कैलकुलेशन बन जाता है। अब यहाँ एक बहुत अहम मोड़ आता है। अगर आपको लग रहा है कि यह कहानी सिर्फ न्यूजीलैंड की है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड छोटा देश है, इसलिए उसका डेटा साफ दिखता है। लेकिन यही पैटर्न बड़े देशों में भी चल रहा है, बस वहां शोर में दब जाता है। भारत से हर साल लाखों युवा बाहर जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत बड़ा है, इसलिए यह एक नॉर्मल न्यूज बन जाती है। लेकिन सवाल वही है, क्या सिस्टम लोगों को रोकने लायक अवसर दे पा रहा है, या सिर्फ उम्मीद बेच रहा है? न्यूजीलैंड की कहानी इसलिए खतरनाक है क्योंकि वह हमें दिखाती है कि सिर्फ अच्छा देश होना काफी नहीं। जब तक आपके पास स्केल, अवसर, प्रोडक्टिविटी और भविष्य का भरोसा न हो, धीरे धीरे यह रिश्ता बराबरी का नहीं, बल्कि मैग्नेट और खिंचाव जैसा बन जाता है, जहां ऑस्ट्रेलिया टैलेंट और कैपिटल खींच रहा है और न्यूजीलैंड उसे संभालने की कोशिश कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि फिर भी न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई गुस्सा या दुश्मनी नहीं दिखती, क्योंकि हकीकत यह है कि इतने गहरे इंटीग्रेशन के बिना न्यूजीलैंड और ज्यादा अलग थलग पड़ सकता है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। आप जिस सिस्टम पर निर्भर हैं, वही आपका टैलेंट खींच रहा है। और अब इस पूरी तस्वीर को शांति से लेकिन गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ लोगों के देश छोड़ने की नहीं, बल्कि फैसलों की है। यह माइग्रेशन किसी युद्ध या आर्थिक तबाही की वजह से नहीं है, बल्कि उस खामोश अंतर की वजह से है, जहां मेहनत बढ़ती जाती है, लेकिन अवसर उसी रफ्तार से नहीं बढ़ते। जब युवा यह महसूस करते हैं कि वे सुरक्षित तो हैं, लेकिन आगे बढ़ने की रफ्तार सीमित है, तब वे विकल्प तलाशते हैं। और यही वह मोड़ होता है जहां ऑस्ट्रेलिया एक देश नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक विकल्प बन जाता है। यहां जाने वाले ज्यादातर लोग नाराज नहीं होते, वे बस तुलना करते हैं वेतन, करियर ग्रोथ, हाउसिंग, सेविंग और लॉन्ग टर्म स्थिरता की। यही वजह है कि यह माइग्रेशन किसी विरोध की शक्ल नहीं लेता, बल्कि एक साइलेंट शिफ्ट बन जाता है। इसका असर धीरे धीरे दिखता है। वर्क फोर्स की उम्र बढ़ने लगती है, टैक्स बेस पर दबाव आता है और सरकारों को ज्यादा सामाजिक खर्च की जरूरत पड़ती है। बाहर से लोगों को बुलाकर इस गैप को भरने की कोशिश होती है, लेकिन स्किल और अनुभव की भरपाई तुरंत संभव नहीं होती। इस पूरी प्रक्रिया में एक और अहम फैक्टर जुड़ जाता है। आज का युवा सिर्फ अपने देश की स्थिति नहीं देखता, वह दुनिया भर के विकल्प रोज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखता है। और जब उसे लगता है कि वही मेहनत कहीं और बेहतर अवसर दे सकती है, तो फैसला भावनात्मक नहीं, व्यावहारिक हो जाता है। यही कारण है कि यह ट्रेंड किसी एक नीति या एक साल का परिणाम नहीं, बल्कि लंबे समय से बन रही संरचनात्मक परिस्थितियों का नतीजा है। न्यूजीलैंड जैसे देशों के लिए चुनौती यह नहीं है कि लोगों की आवाजाही को कैसे रोका जाए, बल्कि यह है कि कैसे ऐसे हालात बनाए जाएं जहां रुकना, लौटना और यहीं भविष्य बनाना उतना ही आकर्षक लगे जितना बाहर जाना। क्योंकि जब लोग चुपचाप बेहतर अवसर चुनते हैं, तब वह विरोध नहीं होता, वह एक संकेत होता है, जिसे समय रहते समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आखिर में सवाल यह नहीं है कि लोग क्यों जा रहे हैं, सवाल यह है कि कोई देश कैसे ऐसी परिस्थितियां बनाए कि उसके युवा, उसके प्रोफेशनल्स और उसका टैलेंट मजबूरी में नहीं, बल्कि गर्व से रुकना चाहें, लौटना चाहें और यहीं भविष्य बनाना चाहें। क्योंकि इतिहास बताता है, देश तब नहीं गिरते जब बाहरी संघर्ष होते हैं, बल्कि तब गिरते हैं जब अंदर से संतुलन टूटने लगता है।